10, जिसका नाम है भारत कृषि। विद्यार्थियों, इसके पहले हमने भाग 1, 2, 3 और 4 पढ़ लिया है और आज हम जो है भाग 5 पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब जो है भाग 5 पढ़ते हैं और समझते हैं। विद्यार्थियों, भारत की कृषि के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी और संस्थागत सुधार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको बता दें कि जब देश आज़ाद हुआ सन 1947 में, तो देश में किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी और देश की जो कृषि थी वो काफ़ी ख़राब थी। इस प्रकार से देश में जो अनाज की तंगी थी, दूसरे देशों से जो अनाज मंगाना पड़ता था, परंतु हरित क्रांति के पश्चात देश में जो काफ़ी सुधार आया। इसके अलावा पहले के समय में हाशिए, कुदाल, फावड़े, हल और परिवहन के लिए बैलगाड़ियों का उपयोग किया जाता था, जिसमें काफ़ी मानव श्रम भी लगता था और उत्पादन भी कम होता था। परंतु उसके स्थान पर जो है अब आधुनिक उपकरण जो है प्रवेश किया है। आधुनिक उपकरण जो है अस्तित्व में आया है, जैसे ट्रैक्टर, टेलर, रोटावेटर। इनके आने से जो है कृषि के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। पहले के समय में गेहूं की कटाई के लिए मानव श्रम यानी मजदूर के द्वारा जो है कटाई की जाती थी, काफ़ी लंबा समय लगता था और उत्पादन और गुणवत्ता भी जो काफ़ी कम मिलती थी। परंतु अब जो है उसके स्थान पर थ्रेसर और हार्वेस्टर जो है आधुनिक उपकरण आया हुआ है, जिसके कारण से गुणवत्ता भी सुधरी है और श्रम भी जो है काफ़ी कम हुआ है। इसके अलावा पहले पशुओं के खाद का उपयोग किया जाता था, परंतु पशुओं के खाद का उपयोग करने से जो उत्पादन था वो कम होता था, किसान को जो है नुकसान होता था। परंतु अब उसके स्थान पर रासायनिक खाद आ चुका है, उन्नत बीज आ चुका है, बीटी बीज आ चुका है, जंतुनाशक दवा उपलब्ध हो चुके हैं और सिंचाई की पद्धति में भी काफ़ी आमूल परिवर्तन आया है, जिसके कारण से कृषि के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने कृषि के क्षेत्र में होने वाले बदलाव। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सुधार क्या क्या हुआ है। तो भारत में कृषि क्षेत्र में बीज, खाद और कृषि के साधनों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और जिसे हम जो है तकनीकी सुधार कहते हैं। अब इसमें ख़ास तौर से जो है देखा जाए तो सिंचाई का जो है संदर्भ लिया जाए तो सिंचाई के लिए प्राचीन समय में कोस और रेहट का उपयोग किया जाता था। अब उसमें ये बदलाव आया है कि अब सिंचाई के लिए सबमर्सिबल पंप, मोनोब्लॉक पंप, सोलर पंप और टपक सिंचाई पद्धति और फुहारा पद्धति का उपयोग किया जा रहा है, जिससे किसानों को जो है श्रम भी जो है कम लग रहा है और कृषि की गुणवत्ता भी जो है सुधर रही है। दूसरा है कि प्राचीन समय में पशुओं के खाद का जो है पशुओं के गोबर के खाद का उपयोग किया जाता था, जिससे उत्पादन कम होता था। परंतु अब जो है रासायनिक खाद का उपयोग करने से उनकी गुणवत्ता भी बदली है और उसका उत्पादन भी काफ़ी बढ़ा है। जैसे रासायनिक खादों में डीएपी, एनपीके और यूरिया खाद, जैविक खाद, प्रवाही जैविक खाद, बायोटेक बीज आदि का उपयोग करने से जो है जो गुणवत्ता में काफ़ी बदलाव आया है और उत्पादन भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। विद्यार्थियों, पहले किसानों को जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था, बहुत सारे जीव जंतु जो है उनके फसलों को नुकसान पहुंचा देते। इस प्रकार से जीव जंतुओं से बचने के लिए अब जो है किसानों को जंतुनाशक दवा भी उपलब्ध हो रहा है, जिसके कारण से जो है किसानों की जो फसल है उसको जो है सुरक्षा प्राप्त हो रहा है। विद्यार्थियों, पहले किसानों को जो है कृषि से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी या जागरूकता नहीं थी, लेकिन सरकार के द्वारा अलग अलग माध्यमों के द्वारा किसानों को जो है जानकारी प्रदान की जा रही है, किसानों को जो जानकारी दी जा रही है, जैसे रेडियो के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, डीडी किसान चैनल के माध्यम से, मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से, यानी अलग अलग प्रकार के जो माध्यम है उन माध्यमों से किसानों को जो है कृषि से संबंधित ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, उनको जानकारी प्रदान की जा रही है, जिससे कृषि के क्षेत्र में जो है वो अपना
सुधार कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संशोधन एवं नई तकनीकी के बारे में ग्राम सेवकों के द्वारा किसानों तक जो है ये जानकारी पहुंचाई जा रही है। विद्यार्थियों, सरकार ने प्रत्येक जिले में केंद्र पर किसान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया है, जहां पर किसानों को जो है कृषि से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से वहां पर जो है किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। विद्यार्थियों, गुजरात में कृषि मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें किसानों को अद्यतन जानकारी प्रदान की जाती है और कृषि से संबंधित मार्गदर्शन भी दिया जाता है। विद्यार्थियों, प्रत्येक राज्य में एक कृषि यूनिवर्सिटी भी स्थापित किया गया है और कृषि महाविद्यालय भी स्थापित किया गया है। खासतौर से गुजरात में दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आणंद और नवसारी में कृषि यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है और वहाँ पे कृषि से संबंधित या कृषि के क्षेत्र से संबंधित नवीन संशोधन का जो है कार्य किया जाता है एवं ये सभी जानकारी, ये सभी संशोधन जो है कृषि विशेषज्ञ के द्वारा जो है की जाती है। इसके अलावा विद्यार्थियों, भारत में ऐसी 2 कृषि क्षेत्र से संबंधित संस्थाएं भी हैं जो अलग अलग प्रकार का जो है संशोधन करती है, जैसे ICAR, जिसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, और दूसरा है DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ये 2 संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर की हैं। एक रिसर्च का काम करती है तो दूसरा जो है प्रशिक्षण प्रदान करने का काम करती है। ICAR यह रिसर्च का काम करती है और DARE यह प्रशिक्षण देने का काम करती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों देखा जाए तो भारत की जो कृषि है उस कृषि में तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी सुधार आया है, जिसके कारण से कृषि के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव भी आया है और किसान को जो है काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है और किसान जो है जागरूक भी हो रहा है, जिससे कृषि के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव भी आया है और उत्पादन भी काफ़ी बढ़ा है। तो विद्यार्थियों, ये आपको याद रखना है कि तकनीकी जो सुधार है उस सुधार में जो है कौन कौन से मुद्दे शामिल किए गए, ये आपको जो है अपने नोटबुक में लिखने रहेंगे। विद्यार्थियों, भारत देश सन 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी भारत में जमींदारी प्रथा चल रही थी, जिसके कारण से अधिकतर ज़मीनों के ऊपर जमींदारों का ही कब्जा था, जमींदारों का ही हक था। किसान को जो है अपनी खेती करने के लिए जमींदारों से ऋण लेना पड़ता था और गिरवी के रूप में ज़मीन जो है उनके पास रखना पड़ता था। समय अंतराल के बाद जो है वह ऋण न चुकाने के कारण वह किसान की ज़मीन जो है जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदार जो से जब्त कर लेते थे और जो उत्पादन होता था उस उत्पादन में जो है उसे उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं होता था और उसका जो है ब्याज भरने में ही चला जाता था। परिणाम स्वरूप ये होता था कि किसान की स्थिति वैसी की वैसी ही रह जाती थी, अर्थात वह अपनी ही खेत पर या अपनी ही ज़मीन पर मजदूर बन कर के काम करना पड़ता था। परंतु सरकार ने कुछ परिवर्तन किया और उस परिवर्तन के अंतर्गत जमींदारी प्रथा को जो है ख़त्म किया। जमींदारी प्रथा ख़त्म होने से किसानों को जो है उनकी ज़मीन प्राप्त हो गई। किसानों को अपनी कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए उचित मूल्य पर जो है कृषि ऋण मिलने लगा और कृषि से उत्पादित जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को जो है एक उचित बाज़ार मिला और जिसके कारण से जो है उन्हें उचित मूल्य भी मिलना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से जो है कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार आया और किसानों की स्थिति में भी काफ़ी सुधार आया। तो इस प्रकार से सरकार ने जो कुछ भी संस्थागत सुधार किए, उन संस्थागत सुधार के कारण किसानों की स्थिति
और कृषि के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन दिखाई दिया। तो चलिए हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा कृषि के क्षेत्र में जो संस्थागत सुधार किए, उस संस्थागत सुधार से जो है किस प्रकार के जो है परिवर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले संस्थागत सुधार को जो है समझने के लिए कि जमींदारी प्रथा जब से ख़त्म हुई तब से किसानों को जो है ज़मीन का मालिकाना हक मिलना शुरू हो गया। कृषि के क्षेत्र में किसानों को जो है कृषि ऋण मिलना शुरू हो गया और कृषि से उत्पादित जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को उचित मूल्य मिलना शुरू हो गया। ये सभी प्रकार के जो सुधार हुए, इस सुधार को जो है हम संस्थागत सुधार कह सकते हैं। तो ये हो गया उसका एक संक्षिप्त में जानकारी। तो चलिए अब देखते हैं सरकार ने किस प्रकार के जो है संस्थागत सुधार किए, उससे क्या फ़ायदा हुआ। सबसे पहले कि सरकार ने जमींदारी प्रथा जो है ख़त्म कर दिया। जमींदारी प्रथा जो है ख़त्म करने से जमींदारों का शोषण रुका और सरकार ने ये भी कानून पारित किया कि जो जोते उसकी ज़मीन, यानी जो किसान जो है ज़मीन को जोत रहा है वो उसकी ज़मीन मानी जाएगी, जिसके कारण से किसान है, किसानों को जो है सही स्वरूप में, सही रूप में ज़मीन का मालिकाना हक जो है प्राप्त हुआ। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो किसान होते थे वो अपनी ज़मीन गिरवी रखते थे और अपनी ज़मीन के ऊपर ही जो है मजदूर के रूप में काम करते थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सरकार ने जो जोते उसकी ज़मीन का जो कानून पारित किया, तो उस कानून के अंतर्गत किसान को ज़मीन का सही मालिकाना हक जो है मिल गया। तो ये बदलाव आया कि ज़मीन को किसानों का जो हक था वो हक मिलना शुरू हो गया। दूसरा कि जो किसान हैं, जो खेत को जोत रहे हैं, बो रहे हैं और जो कानूनी मर्यादा के अंतर्गत जो है समावेश किया जा रहा है, तो ऐसे किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा या सरकारी बैंकों के द्वारा आर्थिक मदद के लिए उन्हें कृषि ऋण जो है प्रदान किया जा रहा है। ये फ़ायदा हुआ। उसके बाद किसानों को जो है किसान क्रेडिट कार्ड एवं राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों के द्वारा आर्थिक मदद के लिए कृषि ऋण भी जो है प्रदान किया जा रहा है। किसानों को सरकार के द्वारा बीज, खाद और जंतुनाशक दवा को खरीदने के लिए छूट छाट दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है, या फिर यूँ कहिए कि किसानों को जो है आर्थिक मदद भी की जा रही है। ये सुधार आया। इसके बाद सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया गया। जैसे अधिक बरसात के कारण जो है कभी फसल नष्ट हो जाती है, कोई आगजनी के कारण जो है फसल नष्ट हो जाती है, या कभी सूखा पड़ने से जो है फसल नष्ट हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया, जिसके द्वारा किसानों को कृषि फसलों का बीमा कवच भी दिया गया। इसके अलावा अकाल या अतिवृष्टि के समय फसल यदि नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो सरकार जो है किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके बाद किसान जो भी फसल का उत्पादन करता है, उस फसल का उत्पादन के पश्चात मार्केट यार्डों में कृषि उत्पादनों की बिक्री में कानूनन जो है व्यवस्थाएं करके उसे खुली नीलामी की प्रक्रिया के द्वारा उसको जो है बेचा जाता है, जिससे किसान को जो है उचित मूल्य प्राप्त हो और उसे उचित लाभ भी प्राप्त हो। किसानों को कृषि उत्पादन और पोषणक्षम कीमत मिलती रहे, इसीलिए सहकारी मंडलियां बनाई गई, खरीद विक्रय संघ बनाए गए,
सहकारी स्तर पर गोदाम बनाए गए, शीतगृह यानी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई, परिवहन एवं दूरसंचार की सुविधाएं दी गई। यदि किसान अपनी कृषि का उत्पादन करता है तो उसे उचित मूल्य प्राप्त हो, इसलिए वह सहकारी मंडलियों में जो है शामिल हो जाए, जिससे उसको जो है उचित मूल्य प्राप्त हो। और अनाज संग्रह करने के लिए गोदाम और शीतगृह आदि की जो है व्यवस्था की गई, जिससे किसानों को जो है फायदा मिले या लाभ मिले। इसके बाद क्या सुधार किया गया, तो किसानों से कृषि उत्पादन के द्वारा सरकार निश्चित पोषणक्षम सहायता और भाव को खरीद करके उसे निम्नलिखित मतलब अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जो है वितरित करती है। मतलब कि जो किसान है, किसान की जो भी उत्पादित वस्तु है, उस उत्पादित वस्तु को सरकार जो है, सरकार की जो अलग अलग संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं जो है उससे खरीद करके किसानों को जो है उचित मूल्य प्रदान करती है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। दूसरा है गुजरात तिलहन उत्पादक संघ, गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड ग्रोवर्स फेडरेशन। और तीसरा है राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम। तो ये तीन जो संस्थाएं हैं, ये तीनों संस्थाएं जो है सरकार के अंतर्गत है, सरकार का उपक्रम है। इस प्रकार से किसानों के द्वारा उत्पादित जो भी वस्तु होती है, फसल होती है, सरकार जो इनको खरीद करके या इन संस्थाओं के माध्यम से खरीद करके किसानों को जो है उचित मूल्य प्रदान करती है, जिसके कारण से किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है और कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार आता है और किसान जो है तन से मन से जो है कृषि करने में जुट जाता है। तो इस प्रकार से किसान को भी फायदा होता है और देश की जो अनाज की आपूर्ति होती है, देश की जो आवश्यकता होती है, उसकी आपूर्ति भी होती है। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा उठाए गए इस संस्थागत सुधार के कारण से देश की आवश्यकता की पूर्ति भी हो रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है और देश की जो कृषि संबंधित समस्या है, वो समस्या भी धीमे धीमे हल हो रही है और इस प्रकार से किसानों को जो है उचित मूल्य मिलना भी शुरू हो गया है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया संस्थागत सुधार, जिसमें खास उद्देश्य यही है कि किसानों को जो है किस प्रकार से सब्सिडी दी जाए, छूट छाट दिया जाए, किसानों को जो है किस प्रकार से कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए ऋण प्रदान किया जाए, कृषि ऋण प्रदान किया जाए और किस प्रकार से जो है उत्पादित जो वस्तु है, उस उत्पादित वस्तु को किसानों को जो है उचित मूल्य प्राप्त हो। तो इस प्रकार से जो है संस्थागत सुधार के कारण से कृषि के क्षेत्र में भी आमूल परिवर्तन आया है और किसानों की स्थिति में भी काफ़ी आमूल परिवर्तन आया है। विद्यार्थियों, अब हम कृषि के क्षेत्र में होने वाले सुधार अर्थात हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, हरित क्रांति हम उसे कहेंगे जिसके अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में होने वाले आमूल परिवर्तन, इस आमूल परिवर्तन को ही हम हरित क्रांति कह सकते हैं। विद्यार्थियों, अपना देश सन 1947 में आज़ाद हुआ और 1947 से लेकर के 1960 तक देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी और विशेष करके कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो किसानों की स्थिति भी बिल्कुल दयनीय थी, क्योंकि किसान जो है गरीब थे, उनको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता मिलती नहीं थी और इन्हीं कारणों से किसान जो है कृषि के प्रति विमुख होते जा रहे थे, क्योंकि जो भी लागत लगाते थे वह लागत जो है डूब जाता था या उसका जो है लागत निकल नहीं पाती थी
जिसके कारण से किसान कृषि के प्रति विमुख होता जा रहा था और इन्हीं कारणों से देश की जो कृषि पैदावार थी वह कम हो गई, देश में अनाज की तंगी पैदा हो गई और ऐसी अवस्था में देश को दूसरे देश से अनाज मंगाने की आवश्यकता पड़ने लगी। एक स्थिति ऐसी आई जिसमें देश जो है दूसरे देश के ऊपर जो है निर्भर हो गया। दूसरा देश अनाज देगा तो भारत खाएगा, नहीं देगा तो नहीं खाएगा। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई। उस समय अपने भारत के दूरदर्शी दूसरे प्रधानमंत्री, जिनका नाम लाल बहादुर शास्त्री था, उन्होंने सोचा कि देश को जो है सबसे पहली आवश्यकता क्या है। सबसे पहली आवश्यकता ये है कि लोगों को जो है खाने को मिले। दूसरी आवश्यकता है देश की सुरक्षा का। देश सुरक्षित और देश के लोगों का पेट भर जाए, ये प्राथमिक आवश्यकता थी। और इसीलिए जो है वो दूरदर्शी थे। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले अपना देश सुरक्षित रहे और देश के लोग जो है उनको अन्न प्राप्त होता रहे। और इसीलिए उन्होंने जो है जय जवान और जय किसान का नारा दिया और उसके बाद देश की सीमा जो है सुरक्षित हो गई। देश में हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति के पश्चात देश के जो लोग थे उनको प्रचुर मात्रा में अन्न प्राप्त होने लगा। जो देश कभी दूसरे देश से अनाज आयात करता था, आज देश जो है अपने पैरों पर खड़ा हो गया। देश परावलंबी स्थिति के बजाय स्वावलंबन की स्थिति में खड़ा हो गया और इस प्रकार से जो है देश में अनाज का जो है भंडार खड़ा हो गया। तो इस प्रकार से इस हरित क्रांति से ये परिणाम आया कि देश में अनाज की प्रचुर मात्रा में उत्पादन शुरू हो गया और देश को जो है दूसरे देश के ऊपर आश्रित होना नहीं पड़ा। यही इस हरित क्रांति का परिणाम है। लेकिन इसके लिए जो है कौन से कदम उठाने पड़े ये देखना है। तो हरित क्रांति के दौरान, यानी हरित क्रांति 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में जो आमूल परिवर्तन हुआ, आमूल बदलाव हुआ, उसको हम जो है हरित क्रांति कहते हैं। जिसके कारण से देश में उन्नत प्रकार की जो है बीजें प्राप्त होने लगी। रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ा। रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ने से जो उत्पादन की गुणवत्ता है और प्रमाण है वो बढ़ा। देश के किसानों में पुरुषार्थ बढ़ा, मेहनत करने की क्षमता बढ़ी, हिम्मत बढ़ा, श्रम बढ़ा। बिजली की व्यापक जो है व्यवस्था की गई। सिंचाई की सुविधा में आमूल परिवर्तन हुआ। कहाँ पहले रेहट के द्वारा सिंचाई की जाती थी, नहर के द्वारा सिंचाई की जाती थी, लेकिन उसमें जो है आमूल परिवर्तन हुआ। ट्यूबवेल, सबमर्सिबल पंप आदि आ गए। इन सभी कारणों से कृषि के क्षेत्र में जो है काफ़ी बदलाव आया और किसान भी जो है उसमें काफ़ी जागरूक हुए और सक्रिय रहे। जिसके कारण से ये जो पूरा जो परिबल हुआ इसमें दिखाई दिया, इन सभी परिबलों के कारण से कृषि के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया और इसी बदलाव को जो है हम हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में जानते हैं या उसको जो हरित क्रांति कहते हैं। यानी इसमें सभी लोगों का जो है इसमें योगदान है, खास तौर से जो है उसमें किसान। हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि कृषि के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आए और कृषि के उत्पादन में जो है बढ़ोतरी हो। किसानों को अधिक प्रमाण में रासायनिक खाद और जंतुनाशक दवा का उपयोग करें जिससे उत्पादन बढ़े। और कृषि का उत्पादन में यदि वृद्धि होती है तो देश में अनाज की जो आवश्यकता है उसकी आपूर्ति होती है। इसका एक ही उद्देश्य था कि कृषि की उपज में वृद्धि करना।
ये परिवर्तन आया। इसके बाद हरित क्रांति में गेहूँ और चावल की जो फसल है, उस फसल में जो उत्पादन हुआ काफ़ी प्रचुर मात्रा में हुआ। देश में पहले जहाँ अनाज की कमी थी, आज हरित क्रांति के पश्चात देश में अनाज का जो है भंडार खड़ा हो गया है। एक समय जब ऐसा था, जब भारत में अकाल पड़ता था और कुछ समय के बाद वही अकाल जो है आपदा में परिवर्तित हो जाता था और इस आपदा में लोगों को जो है मृत्यु के शरण में जाना पड़ता था। परंतु हरित क्रांति के बाद इस अकाल का या इस आपदा का जो है कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई दिया। अनाज के सुरक्षित भंडार के कारण अकाल हो या पानी की कमी हो या बारिश कम हो, इन सभी स्थितियों में सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, यानी उनको जो है अनाज की आपूर्ति हो जाती है। विद्यार्थियों, अन्न के क्षेत्र में देश का स्वावलंबन जो है यह हरित क्रांति के कारण ही दिखाई देता है। यानी अपना जो देश है आज स्वनिर्भर बना है, स्वावलंबन बना है, और वही स्वावलंबन जो है कि पीछे जो कारण है वो हरित क्रांति ही है। यदि हरित क्रांति नहीं होती, किसानों ने अपना पुरुषार्थ नहीं दिखाया होता और सरकार जो है उसमें सहयोग नहीं देती, तो आज जो स्थिति जो है बदलती हुई दिखाई नहीं देती। परंतु किसानों ने अपना पुरुषार्थ दिखाया और सरकार ने जो है उनको सहयोग प्रदान किया, जिसके कारण से आज परिस्थिति जो है आपके समक्ष दिखाई दे रही है। और इसी हरित क्रांति का परिणाम है कि आज हम जो है स्वनिर्भर बने हुए हैं, हमें किसी दूसरे देश के ऊपर जो आश्रित होना नहीं पड़ रहा है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने हरित क्रांति। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो ये समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, भारतीय अर्थतंत्र में कृषि का योगदान। विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और भारत के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। विद्यार्थियों, जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद देश की स्थिति बहुत ही खराब थी, अनाज की तंगी थी, और उस समय जो है हरित क्रांति के पश्चात देश में काफ़ी बदलाव आया और तब से लेकर के अब तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है और इसीलिए कृषि क्षेत्र के ऊपर जो है विशेष भार भी दिया जाता है। परंतु अब जो है धीमे धीमे कम हुआ है। फिर भी भारतीय अर्थतंत्र में कृषि क्षेत्र का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए या परोक्ष रूप से देखा जाए तो कृषि क्षेत्र जो है भारत की अर्थव्यवस्था को जो है बनाए रखी है या टिकाए रखी है। विद्यार्थियों, यह देश के लगभग जो है आधे प्रतिशत जो लोग हैं उन लोगों का जो है प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से व्यवसाय जो है इस कृषि के माध्यम से प्राप्त होता है या रोजगार जो है कृषि के माध्यम से प्राप्त होता है। कृषि क्षेत्र का इस देश का जो कुल जीडीपी का लगभग 17% योगदान है। यानी जो देश की कुल जीडीपी है, कुल जीडीपी में लगभग 17% जो हिस्सा है वो कृषि क्षेत्र का है। भारत के महत्वपूर्ण जो कृषि उत्पादन है, चावल, गेहूँ, तिलहन, कपास, पटसन, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, आलू, ये सभी दूसरे देशों को जो निर्यात करके हम जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। इससे भी क्या होता है, देश की जो आर्थिक व्यवस्था है काफ़ी मजबूत होती है, हमें विदेशी मुद्रा जो है प्राप्त होती है। कृषि के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है।
सूती कपड़ा, चीनी, कागज़, तेल इत्यादि उद्योग और खाद्य सामग्री के लिए जो कच्चा माल आदि है वह कृषि के माध्यम से ही या कृषि के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बड़े से बड़े जो उद्योग होते हैं उन उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री कृषि के माध्यम से ही प्राप्त होता है, यानी जो उसका प्राथमिक बेस है वह कृषि ही है। यदि कृषि नहीं हो तो जो उद्योग है वो भी क्या है, नहीं बढ़ पाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, कृषि से भारत के लोगों को भोजन तो प्राप्त होता ही है, परंतु यहाँ के लोगों के लिए जो उद्योग है, रोजगार है, वो भी जो है प्राप्त होता है। इस प्रकार से भारत की जो कृषि है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि देखा जाए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यार्थियों, भारत की कृषि पर वैश्विकीकरण का प्रभाव। विद्यार्थियों, भारत का किसान अपनी कृषि उपज को वैश्विक बाजार में बेचकर फ़ायदा प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से कृषि के क्षेत्र में वैश्वीकरण की नीति अस्तित्व में आई। वैश्विकीकरण के कारण जो है कृषि के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन भी आए। कृषि फसलों के आयात निर्यात की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी सरल बनी, जिसके कारण से जो हमारे आयात निर्यात करने वाले जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, उनको जो है सहूलियत भी रहे। जैसे गुजरात में से कपास, मिर्च, तिल, ये सभी जो चीज़ें हैं जो कृषि पैदावार है, इस कृषि पैदावार को दूसरे देश अर्थात चीन के बाज़ार में इसकी काफ़ी मांग रहती है, इसलिए वहाँ पर जो निर्यात किया जाता है और उसके एवज में जो है विदेशी मुद्रा जो है प्राप्त किया जाता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आए। वैश्वीकरण के कारण जो है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, क्रय विक्रय की प्रक्रिया शुरू किया और ख़ास तौर से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीटी बीज है वो अस्तित्व में आया। ऐसे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीटी बीज है वो काफ़ी कृषि के क्षेत्र में महंगा है, यानी कृषि के क्षेत्र में खर्चा बढ़ा दिया है, परंतु कपास और मक्के के उत्पादन में इस बीटी कपास ने और बीटी मक्के की बीज ने काफ़ी बढ़ोतरी किया है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो बीटी बीज कपास का है, मक्के का है, उसके कारण जो है इन फसलों में जो है काफ़ी उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। विद्यार्थियों, आयात सरल होने के कारण से हमारे जो घरेलू कृषि उत्पादन हैं उन उत्पादनों में जो है स्पर्धा का जो है सामना करना पड़ रहा है और कुछ उत्पादनों को जो है वैश्विक बाज़ार मिलने से उनको जो है उनके जो पेटेंट हैं, उनके जो फॉर्मूले हैं, उनको जो है रजिस्ट्रेशन जो है करवाना अति आवश्यक हो गया है। विश्व बाज़ार में हमारी जो गुणवत्ता है, जो गुणवत्ता युक्त कृषि उपज है, उस उपजों को जो है देश के नाम पर जो है उसका पेटेंट रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज जो कृषि क्षेत्र है वो पूरे विश्व स्तर पर जो है फैल चुका है। भारत को कृषि के क्षेत्र में होने वाली स्पर्धा का सामना करने के लिए अलग अलग प्रकार की जो नई तकनीकी हैं उसको अपना करके अपनी गुणवत्ता के ऊपर जो है ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए या कर रही है। कृषि के क्षेत्र से जुड़े लोगों की जो आर्थिक उन्नति है, उनकी संपन्नता है, वो बढ़ाने का जो है योजनापूर्वक जो है कदम उठाने जाने चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो आज देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है, इस जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए और भविष्य में होने वाली जो कृषि उपज की जो मांग है उसको ध्यान में रखते हुए हमें आर्थिक प्रगति की जो विकास यात्रा है उसको और मजबूत बनाने चाहिए। और इसी के कारण जो है जो हमारी हरित क्रांति हुई थी, उस हरित क्रांति के कारण ही हमारे देश की जो स्थिति है वो स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है।
तो उसी प्रकार से हमें आज जो है पूरे वैश्विक बाज़ार में या विश्व बाज़ार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। तो हमें हरित क्रांति की जो व्यूह रचना है उसको अपना करके अपने कृषि के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करना चाहिए और विकास करना चाहिए। तब जा कर के हमारे जो भारत की कृषि है वो विश्व बाज़ार में अपना स्थान प्राप्त कर पाएगी। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने भारत की कृषि पर वैश्विकरण का प्रभाव। विद्यार्थियों, ये पाठ यहाँ पर पूरा होता है। इसमें जो स्वाध्याय जो है कुछ आधा ही दिया गया है, लेकिन आपको जो है किताब में से दे करके पूरे स्वाध्याय को लिखना है। ये जो स्वाध्याय दिया गया है सिर्फ ये उदाहरण के तौर पे दिया गया है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए, कृषि के प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आपको जो है किताब का सहारा लेकर के आपको लिखना है। भारत में कृषि क्षेत्र में हुए संस्थागत सुधार के बारे में लिखना है। तो जो स्लाइड 5 है उसमें जो है इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है, उसका सहारा लेकर के आपको लिखना है। विश्व बाजार और भारतीय कृषि पर टिप्पणी लिखना है। तो भी आपको जो स्लाइड 5 है उसमें आपको उसका सहारा लेकर आपको लिखना है। भारत की गेहूं की फसल का सविस्तार वर्णन करिए। तो भारत की जो गेहूं की फसल है उसके लिए क्या अनुकूलता होनी चाहिए, उसके बारे में आपको विस्तार से जो है आपको स्लाइड का सहारा लेकर के लिखना है। भारत की तिलहन फसल के बारे में सविस्तार लिखिए। भारत की जो भी तिलहन वाली फसल है जिसमें से तेल प्राप्त होता है, उन सभी फसलों के बारे में जो है संक्षिप्त में आपको जो है लिखना रहेगा। इसमें किताब और स्लाइड दोनों का सहारा लेकर लिखना रहेगा। इसके बाद जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दा सर लिखिए। जैविक कृषि की तरफ अभिगम क्यों बढ़ रहा है, ये भी जो है आपको किताब का सहारा लेकर के लिखना है। अंतर बताइए रबी की फसल और खरीफ की फसल, ये आपको जो है किताब में दे करके लिखना है। ये जो भी यहाँ प्रश्न दिए गए हैं सिर्फ ये उदाहरण के तौर पे दिए गए हैं, और आपको जो है किताब के सभी स्वाध्याय के सभी प्रश्न जो है आपको लिखने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों, ये पाठ होता है पूरा, और प्रश्न का उत्तर लिखते समय आपको जो है स्लाइड और पुस्तक का सहारा जो है अवश्य लेना है।